शुरू करते हैं न्यूट्रिशन का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था और मैंने आपको कहा था कि इस पृथ्वी पर चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है तो वो 5 स्टेप को फॉलो करेंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। और मैंने आपको बताया था कि दो छोटे टॉपिक हैं जो ना ही बोर्ड बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी के लिए। आप उन टॉपिक को खुद से पढ़ना, और वो टॉपिक थे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। मैं आपके लिए थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा का, तो अमीबा के होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट स्टेप इंजेशन है, अमीबा इंजेशन सीडोपोडिया के मदद से पूरा करता है। यानी कि अमीबा अपने बॉडी के अंदर फूड सीडोपोडिया के मदद से लेता है। अब सीडोपोडिया क्या है? सीडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब फूड। यानी कि अमीबा अपने बॉडी के अंदर फूड को एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा लेता है और उसी को हम सीडोपोडिया कहते हैं। ये फूड जब अमीबा के बॉडी के अंदर एंटर करता है तो यह पहुंचता है फूड वैक्यूल के पास। फूड वैक्यूल अमीबा का स्टोमक की तरह ही होता है, जहां फूड का डाइजेशन होता है और वहां फूड को डाइजेस्ट लाइसोसोम करता है। यानी कि अमीबा में फूड का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के द्वारा। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन का। तो मैंने आपको बताया क्या था कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके बॉडी के प्रत्येक सेल को एनर्जी चाहिए और बॉडी के प्रत्येक सेल को एनर्जी के लिए डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बॉडी के प्रत्येक सेल के पास पहुंचना होगा। इसके लिए उनको ट्रांसपोर्टरी यूनिट और सर्कुलेटरी यूनिट में मिक्स होगा। लेकिन अमीबा तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ एक ही सेल है और उसी एक सेल को ही एनर्जी चाहिए। तो डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। और एसिमिलेशन भी कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। अगर हम बात करें इजेशन का, तो अमीबा के बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल सेल रैप्चर के द्वारा थ्रोन आउट होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा और होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम दोनों ही सिमिलर है, बस 2 स्टेप में अंतर है। एक इनजेशन और दूसरा इजेशन। अमीबा में इंजेशन सीडोपोडिया के द्वारा होता है, लेकिन पैरामीशियम में इंजेशन ओरल ग्रोव के द्वारा होता है। और अमीबा में इजेशन सेल रैप्चर के द्वारा होता है, वही पैरामीशियम में सेल रैप्चर एनल पोर के द्वारा होता है। यही 2 डिफरेंस है, नहीं तो बाकी सारे स्टेप क्या है? सिमिलर है। उसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इंजेशन। और सेकेंड स्टेप क्या होगा? डाइजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? भोजन को अंदर लेना। और ह्यूमन बीइंग अपने फूड को अंदर माउथ के द्वारा लेते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग इंजेशन प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं? माउथ के द्वारा। सेकेंड स्टेप क्या आता है बाबू? डाइजेशन। तो अगर ह्यूमन बीइंग में हम डाइजेशन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग डाइजेशन एक यूनिकली डिजाइन्ड सिस्टम के द्वारा परफॉर्म करते हैं और उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 यूनिट होते हैं, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरा ग्लैंड। अब आप पूछोगे कि सर यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है? तो फूड आपके बॉडी में जो पाथवे कवर करता है, यानी कि फूड आपके बॉडी में जिस जिस रास्ते से होकर गुजरता है, उन्हीं रास्ते को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसकी शुरुआत माउथ से और एंड पॉइंट क्या होता है? एनस होता है। तो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय यूनिकली डिजाइन्ड सिस्टम नॉन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 यूनिट हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में तो मैंने बताया कि फूड आपके बॉडी में जिस रास्ता को ट्रेवल करता है, जिस पाथवे को कवर करता है, उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ग्लैंड, जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ना अभी शुरू किया, यानी जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन चूंकि वो 10th में पहुंच गए, तो बायोलॉजी पढ़ना उनका मजबूरी है, क्योंकि बोर्ड में पास तो करना है और पास के लिए कम से कम 10th बोर्ड की तो बायोलॉजी आनी ही चाहिए। उन बच्चों को ग्लैंड्स में कंफ्यूजन होगा कि ग्लैंड किसको कहते हैं।
मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यह जो लेक्चर होंगे वो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करें ग्लैंड का, तो बेसिक बात आप 9th क्लास के टिश्यू चैप्टर में ग्लैंड को पढ़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ। ग्लैंड आपके बॉडी का वो ऑर्गन है जो केमिकल रिलीज करता है, और 10th क्लास की बोर्ड बायोलॉजी समझने के लिए आपको 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड मालूम होने चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडो वर्ड का मतलब आप जानते हो, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, और आप वर्ड एक्सो का भी मतलब जानते होगे, मैंने पैरासाइट में आपको ये वर्ड दोनों बताए थे। तो एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। जब बात आती है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का, तो एक तीसरा ग्लैंड भी यहां समझ लो जिसको हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड हम किसको कहते हैं? तो ग्लैंड तो हमारे बॉडी का वो ऑर्गन हुआ जो केमिकल रिलीज करता है। अब वो ग्लैंड जो अपना केमिकल डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। वही ऑर्गन जो अपना सिक्रेशन ब्लड के बाहर यानी कि किसी डक्ट में रिलीज करता है उस ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और वैसा ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन डक्ट और ब्लड दोनों में रिलीज करे वैसे ग्लैंड को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड पर। हेट्रोक्राइन ग्लैंड से रिलेट करके आपसे 10th में पैनक्रियाज से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू से दैट पैनक्रियाज इज ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो मैंने आपको बताया कि हेट्रोक्राइन कैसे ग्लैंड को कहते हैं, तो वैसा ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन ब्लड और डक्ट दोनों में रिलीज करे उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन, यानी कि डायरेक्टली इनटू ब्लड, जो ब्लड में रिलीज करता है वो एंडोक्राइन, जो किसी डक्ट में रिलीज करता है वो एक्सोक्राइन, और जो ब्लड और डक्ट दोनों में रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन। तो ये है आपके ग्लैंड। यहां पर आपको पढ़ने हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल रिलीज करते हैं वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है, और इसी एंजाइम का जरूरत है किसके लिए, डाइजेशन के लिए। अब हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आप अपने बॉडी में फूड को कहां लेते हैं, माउथ, यानी कि आपके बॉडी में फूड सबसे पहले कहां एंटर करता है बाबू, माउथ। माउथ के बाद यह फूड कहां जाता है, बकल कैविटी। इस बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद फूड कहां पहुंचता है, फेरिनेक्स। फेरिनेक्स के बाद इसोफेगस। इस इसोफेगस को आप फूड पाइप के भी नाम से जानते हो। इसके बाद फूड कहां पहुंचता है बाबू, स्टोमक। उसके बाद फूड कहां पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो यह वर्ड इंटेस्टाइन है, इसको हम इंटेस्टिन भी कह सकते हैं। उसके बाद बाबू लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में फूड कहां पहुंचता है, एनस। अब आप देख रहे हैं फूड आपके बॉडी में इन्हीं रास्ते को ट्रेवल करता है, तो इस रास्ते को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब अगर हम ग्लैंड की बात करें तो आप पढ़ने वाले हो सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इतने पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे। अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो हमारा तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम 1 बाय 1 डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लैंड के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन, माउथ से। अगर माउथ के बारे में हम बात शुरू करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि इट इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पहला पोर्शन। दूसरा, अगर एलिमेंट्री कैनाल का पहला पोर्शन है, और मैंने आपको बताया भी कि माउथ के द्वारा ही इंजेक्शन होता है, यानी कि इट इज द ऑर्गन और पार्ट्स थ्रू विच इंजेक्शन टेक्स प्लेस।
थर्ड पॉइंट, इट इज एक्सटर्नली बॉन्डेड बाय चिक्स एंड लिप्स। माउथ क्या है कि माउथ एक्सटर्नली किसके द्वारा बॉन्ड होता है? चिक्स और लिप्स के द्वारा। फोर्थ पॉइंट जो 10th स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्या है? इट इज द साइट वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स। माउथ ही वो साइट है जहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है। और ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अब आप पूछोगे कि सर माउथ से कौन सा डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो मैंने आपको ये बताया था कि डाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो कहां से शुरू होता है? माउथ से। तो 10th के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज द साइट वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स। माउथ के बाद जो सेकंड पोर्शन आता है वो क्या है बाबू? बकल कैविटी। और इस बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। अब आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है ये कैविटी। अब आप सोचोगे ये कैविटी क्या होता है? तो क्लोज बॉडी सरफेस में जो ओपन स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैविटी। आप सुने होंगे थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ कौन सा कैविटी है? बकल कैविटी, नेसल कैविटी। तो जो भी ओपन स्पेस है उनको हम क्या कहते हैं? कैविटी। अगर हम बात करें बकल कैविटी का, जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, तो इसके 3 यूनिट हैं। जो बकल कैविटी का पहला यूनिट है बाबू वो है टंग, सेकेंड यूनिट है टूथ और थर्ड यूनिट क्या है? पैलेट। आप टूथ और टंग के बारे में बचपन से जानते होंगे। आपके लिए नया टर्म कौन सा है? पैलेट। तो आइए सबसे पहले हम लोग पैलेट के बारे में ही डिस्कस करते हैं। मैंने कैविटी के बारे में क्या बताया कि ओपन स्पेस को हम कैविटी कहते हैं। और आप जानते हो कि किसी भी ओपन स्पेस का एक टॉप होगा यानी कि एक रूफ होगा और दूसरा क्या होगा? फ्लोर होगा। तो आपका जो यह बकल कैविटी है उस बकल कैविटी का जो रूफ है वो क्या है? पैलेट। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं, सिंपल सा है। आप क्या कीजिए, आप अपने टंग को लीजिए और इस तरीके से ऊपर की तरफ टर्न कीजिए। आपको एहसास होगा कि जब आप अपने टंग को इस तरीके से टर्न कर रहे हैं, आपका टंग ऊपर की तरफ किसी सरफेस से टच कर रहा है। आपका टंग जिस सरफेस से टच किया है बाबू, वही सरफेस क्या कहलाता है? पैलेट। तो पैलेट क्या है? मैंने अभी आपको एक टर्म बताया नेसल कैविटी। यह जो है वो नेसल कैविटी है और यह जो है वो बकल कैविटी है। नेसल कैविटी और बकल कैविटी को जो सेपरेट्स करता है वो कौन है बाबू? पैलेट। अब आप अपने टंग को इस तरीके से टर्न करके ऊपर जब टच करते हो तो ऊपर एक सरफेस से टच होता है और जब उसी सरफेस से टच करते हुए जब आप अपने टंग को पीछे साइड पर ले जाते हो तो आपको सॉफ्ट सरफेस एहसास होता है। अब आप कहोगे कि सर जब मैंने अपने टंग को शुरुआत पोर्शन में टच कराया था तो वो शुरुआती पोर्शन जो थे वो हार्ड फील हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टंग पीछे की तरफ गया और एक पीछे की पोर्शन में पहुंचा तो हमको सॉफ्ट स्ट्रक्चर एहसास हुआ। आपको जो हार्ड स्ट्रक्चर एहसास हुआ था वो हार्ड पैलेट है और जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर एहसास हुआ था वो सॉफ्ट पैलेट है। यानी कि पैलेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। और हार्ड पैलेट आपको कहां एहसास होता है? एंटीरियर में। और सॉफ्ट पैलेट कहां? पोस्टेरियर में। जो जिनके लिए बायोलॉजी की शुरुआत है वो ये दोनों वर्ड को याद रखेंगे, एंटीरियर और पोस्टेरियर। आगे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एंटीरियर। और पीछे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पोस्टेरियर। आपको हार्ड पैलेट कब एहसास हुआ था? एंटीरियर पोर्शन में। और सॉफ्ट पैलेट कहां बाबू? पोस्टेरियर पोर्शन में। तो पैलेट में इतना है, आप इसे नोट कर। पैलेट के बाद जो बकल कैविटी का सेकेंड यूनिट है क्या है बाबू? टंग है। मैंने आपको बताया था कि बकल कैविटी का जो रूफ है वो क्या है? पैलेट है। तो उस बकल कैविटी का फ्लोर क्या होगा? टंग। यानी कि टंग इज द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग के बारे में अगर हम दूसरी बात बताएं तो टंग एक स्केलेटल मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब यहां पर मैं आपको एक नोट करने वाली बात बता दूं कि
आपका बॉडी जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट वाले जो पार्ट्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं, क्योंकि बॉडी में मूवमेंट कराना मस्कुलर टिश्यू का काम होता है। और आप भी जानते हो कि आपके बॉडी के कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में है और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी कि इसको हम यह कह सकते हैं कि कुछ बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में है और कुछ बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। जिस बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में है वो बना है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू से। अगर आप 9th क्लास में मस्कुलर टिश्यू पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार का होता है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो जो बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में है वो बॉडी पार्ट्स बना होगा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू से, और जो बॉडी पार्ट्स जिस बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है वो बना होगा या तो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू से। और कार्डियक वर्ड स्पेशली हार्ट के लिए आता है, यानी कि अगर हार्ट के मूवमेंट को हम साइड कर दे तो आपके बॉडी का हर वो पार्ट जिसका मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है वो बना होगा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से। तो जिस बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में है वो स्केलेटल, जिस बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है वो स्मूथ, हार्ट को छोड़ करके। और हार्ट किससे बना है? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू से। तो टंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि यह एक स्केलेटल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। टंग के बारे में जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, कि यह एक सेंसरी ऑर्गन है जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। आप जो कुछ भी खाते हो, आपके भोजन का स्वाद जो आपको एहसास होता है वो एहसास किसकी वजह से होता है? टंग की वजह। यह टंग जो है वो बकल कैविटी का फ्लोर है और यह बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड होता है। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़ा हो जाओ और आप अपने जब टंग को अपवर्ड मूव कराओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका टंग बकल कैविटी के फ्लोर के साथ एक रेडियस लाइक कॉर्ड के साथ अटैच है। आपको मैं बता दूं कि उस रेडियस लाइक कॉर्ड स्ट्रक्चर को हम फ्रेनुलम लिंग्वी कहते हैं। जो हमारा टंग होता है वो एंटेरियर फ्री होता है और पोस्टेरियर अटैच होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एंटेरियर और पोस्टेरियर दो वर्ड को ध्यान रखना। आगे वाले पोर्शन को हम एंटेरियर कहते हैं और बैकवर्ड पोर्शन को हम पोस्टेरियर कहते हैं। तो हमारा टंग एंटेरियरली फ्री है और पोस्टेरियर क्या है? अटैच है। अब जो टंग पोस्टीरियर अटैच्ड है वो अटैच्ड होता है हायोइड बोन के द्वारा। जो कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी वाले हैं वो इस बोन पर ध्यान दीजिएगा कि आपका टंग पोस्टीरियर साइड से हायोइड बोन के द्वारा अटैच्ड होता है और यह हायोइड बोन आपके बॉडी का एकमात्र ऐसा बोन है जो किसी दूसरे बोन के साथ अटैच्ड नहीं होता है। मैंने टंग के बारे में आपको ये भी बात बताया कि टंग एक सेंसरी ऑर्गन है जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। अब आप सोचोगे कि टंग के पास ऐसा क्या होता है या ऐसा क्या उसके पास प्रेजेंट है जिससे वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि टंग के सरफेस पर टीनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिस टीनी स्ट्रक्चर को हम पैपिली कहते हैं, और उसी टीनी स्ट्रक्चर पैपिली के पास टेस्ट बड्स होते हैं जिसके द्वारा टंग टेस्ट को डिटेक्ट करता है। अब यह जो टंग के सरफेस पर जो पैपिली प्रेजेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सर्कमवैलेंट, फिलीफॉर्म और फंजिफॉर्म पैपिली। यह जो सर्कमवैलेंट पैपिली है बाबू यह लार्जेस्ट है, ये साइज में क्या है? लार्जेस्ट है। और मैं आपको बता दूं जो साइज में लार्जेस्ट होता है वो नंबर में स्मॉलेस्ट होता है। और सर्कमवैलेंट पैपिली के पास टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। अब फिलीफॉर्म पैपिली को आप याद रखना, क्योंकि फिलीफॉर्म जो पैपिली है इसका यह
एकमात्र ओनली वन ऐसा पैपली है जिसके पास टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ये फिलीफॉर्म कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज द ओनली वन पैपली विच हैव नो टेस्ट बर्ड्स। कौन सा ऐसा पैपली है जिसके पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं? तो वो कौन सा पैपली है बाबू? फिलीफॉर्म पैपली। और फिलीफॉर्म पैपली नंबर में सबसे लार्जेस्ट होता है। उसके बाद क्या आता है? फंजीफॉर्म पैपली। और इस फंजीफॉर्म पैपली के पास भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं टंग मैप का। तो अगर हम टंग मैप की बात करें तो टंग का जो यह पोर्शन होता है, यह पोर्शन बीटर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, और टंग का जो यह पोर्शन होता है वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जबकि जो टंग का ये पोर्शन, टंग का जो यह दोनों साइड का जो पोर्शन है यह सावर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, और जो ये पोर्शन है वो सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करता है। टंग का यह पोर्शन बीटर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, ये सावर टेस्ट, ये पोर्शन सॉल्टी टेस्ट, और ये पोर्शन स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अगर यहाँ पर कोई तीखा यानी कि बीटर टेस्ट का कोई फूड अगर हम यहाँ पर टच कराएं तो क्या हमको बीटर टेस्ट डिटेक्ट नहीं होगा? तो टंग मैप में जिस टेस्ट को, जिस पार्टिकुलर टेस्ट को जो पार्टिकुलर पोर्शन दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यह पोर्शन केवल इसी टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि टंग का यह पार्टिकुलर पोर्शन इस टेस्ट के प्रति ज्यादा ही सेंसिटिव है, यानी कि इस टंग के पूरे पोर्शन में बीटर टेस्ट के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव पोर्शन कौन सा है? ये है। और स्वीट के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव पोर्शन कौन सा है? ये है। तो टंग मैप के बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टंग। अगर टंग के फंक्शंस की हम बात करें तो टंग का सबसे पहला फंक्शन है मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना, और यहीं पर फूड का नाम पड़ जाता है बोलस। टंग का जो सेकेंड फंक्शन है वो है स्पीच। और जो टंग का थर्ड फंक्शन है वो क्या है बाबू? टेस्ट। तो ये है आपका टंग, आप इसको नोट कर लीजिए। टंग के बाद जो बकल कैविटी का थर्ड और लास्ट जो पार्ट है, जो यूनिट है, वो क्या है? टूथ है। टूथ को दो सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है टाइप्स ऑफ टूथ, और सेकंड सेक्शन होता है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूथ, और हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ हमारा विशेष फोकस होगा ह्यूमन टूथ के बारे में। अगर हम लोग सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ की बात करें तो टूथ को डिफरेंट नाम, डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ टूथ, यानी कि टूथ के फेज के आधार पर। अब आप सोचोगे कि फेज का मतलब क्या है? फेज का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ स्पैन में कितने बार टूथ आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ टूथ। अगर हम इस फेज के आधार पर देखें तो टूथ 3 टाइप्स के होते हैं: मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट। अगर आप वर्ड को ध्यान से देखो, मोनोफायोडोंट, मोनो का मतलब क्या होता है? 1, फायो का मतलब फेज, और डॉन्ट का मतलब टीथ। यहां बाबू डाई का मतलब 2, फायो का मतलब फेज, और डॉन्ट का मतलब टीथ। पॉली का मतलब मेनी, फायो का मतलब फेज, और डॉन्ट का मतलब टीथ। मोनोफायोडोंट only 1 phase, डाइफायोडोंट 2 phase, पॉलीफायोडोंट many phase। यानी कि मोनोफायोडोंट एक ऐसा कंडीशन है
जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में टीथ पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार आते हैं। डाइफायोडोन जिसमें पूरे लाइफ स्पैन में टीथ 2 बार आते हैं। अगर हम ह्यूमन की ही बात करें तो हमारे लाइफ स्पैन में टीथ 2 बार आते हैं। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो आपके लाइफ स्पैन में टीथ कितने बार आते हैं? 2 बार। तो ह्यूमन बीइंग किसका एग्जांपल हुआ? डाइफायोडोन का। वही फिशेज और एम्फीबियंस की हम बात करें तो फिशेज और एम्फीबियंस में टीथ के मेनी फेज होते हैं। लाइफ स्पैन के दौरान मेनी फेज ऑफ टीथ होते हैं, तो वो क्या हुए? पॉलीफायोडॉन। डाइफायोडॉन में हम लोग एग्जांपल लिखते हैं ह्यूमन का। अगर आप हमसे पूछो कि सर मोनोफायोडॉन का एग्जांपल बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि मोनोफायोडॉन का बाबू एग्जांपल है ह्यूमन का प्रीमोलर्स और लास्ट मोलर। ह्यूमन का प्रीमोलर और जो लास्ट मोलर टूथ है वो मोनोफायोडॉन का एग्जांपल है। कैसे? आगे हम लोग देखेंगे। अब जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पर, टूथ के शेप के आधार पर 2 कंडीशन होते हैं, एक होमोडॉन्ट और दूसरा हेट्रोडॉन्ट। आप वर्ड होमो का मतलब जानते होंगे सेम, और वर्ड हेट्रो का मतलब जानते होंगे डिफरेंट। यानी कि ऐसा कंडीशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सारे टूथ सेम शेप, सिमिलर शेप के हो, उनको हम होमोडॉन्ट कहते हैं। जबकि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके टीथ डिफरेंट टाइप्स के हो, यानी कि अलग अलग शेप हो, उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोडॉन्ट। अगर हम अपनी ही बात करें तो आप जानते हो हमारे टीथ के जो पूरे सेट होते हैं उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टीथ हैं इनके डिफरेंट शेप होते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग किसके एग्जांपल में बाबू? हेट्रोडॉन्ट। वही अगर हमारे टीथ के जो सेट है उसमें सारे टूथ का शेप सिमिलर होता तो हम किसके एग्जांपल होते हैं? होमोडॉन्ट। तो ह्यूमन बीइंग किसका एग्जांपल हुआ? हेट्रोडॉन्ट का। और हमारे टीथ के सेट में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप बचपन से इनके फंक्शन को समझ रहे होंगे कि इंसिजर्स का क्या काम है, कैनाइन का क्या काम है, प्रीमोलर और मोलर का क्या काम है। और एक बेसिस है, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम थीकोडॉन्ट बता देते हैं। इस बेसिस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको उतना पढ़ना नहीं है। हम समझ लेते हैं थीकोडॉन्ट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इस कंडीशन में आता है, वैसा कंडीशन जिसमें टूथ जॉ के अंदर एम्बेडेड होता है। यानी कि वैसा कंडीशन जिसमें दांत जबड़े के अंदर धंसा होता है, उस कंडीशन को हम थीकोडॉन्ट कहते हैं। और हमारा दांत जबड़े के अंदर धंसा है, इसलिए हमारा टूथ किसका एग्जांपल है बाबू? थीकोडॉन्ट। आप इतने टाइप्स ऑफ टूथ को देख करके समझ गए होंगे कि ह्यूमन टूथ को हम मोनोफायोडॉन्ट भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे टूथ हैं जो मोनोफायोडॉन्ट हैं, मैंने आपको बताया प्रीमोलर और लास्ट मोलर। ह्यूमन टीथ को डाइफायोडॉन्ट भी कह सकते हैं, ह्यूमन टीथ को हेट्रोडॉन्ट भी कह सकते हैं। और चूंकि ह्यूमन टूथ जॉ के अंदर, जबड़े के अंदर धंसा होता है, इसलिए हम इसको थीकोडॉन्ट भी कह सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ के बाद डेंटल फार्मूला आता है। डेंटल फार्मूला क्या है? तो अगर डेंटल फार्मूला की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ फ्रॉम मिडिल टू बैकवर्ड। आपको सबसे पहले बता दें कि 2 जॉ है, यह जो अपर वाला सेक्शन है यह है अपर जॉ, और नीचे वाला सेक्शन क्या है? लोअर जॉ। आपके टूथ का यह सेक्शन अपर जॉ और यह सेक्शन कौन सा है? लोअर जॉ। इसमें मिडिल से यह एक हाफ है, यह एक हाफ है, ये एक हाफ है और यह एक हाफ है। तो मिडिल से बैकवर्ड की तरफ जाते समय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ के नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है? डेंटल फार्मूला। हम देखते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग। अगर एडल्ट ह्यूमन बीइंग की डेंटल फार्मूला की बात करो तो यह होता है 2 1 2 3।
और मैंने आपको बतलाया कि डेंटल फॉर्मूला नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ फ्रॉम मिडिल टू बैकवर्ड, मिडिल से बैकवर्ड की तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ के नंबर को रिप्रेजेंट करता है डेंटल फॉर्मूला। ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम मिडिल से बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो हमको 2 इंसीजर्स मिलेंगे, 1 कैनाइन मिलेगा, 2 प्री मोलर मिलेगा और 3 मोलर मिलेगा। इस हाफ में 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। और ऐसा नीचे भी होगा 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। इसी तरह से यही है डेंटल फॉर्मूला। अब देखिए डेंटल फॉर्मूला से कितना काम हो सकता है। अब इस हाफ सेक्शन में नंबर ऑफ टीथ को काउंट कीजिए तो 2 1 3 2 5 3 8 अपर जॉ में और 8 लोअर जॉ में, यानी कि इस पूरे हाफ सेक्शन में कितने टीथ है? 16। कितने हैं बाबू? 16। और इधर भी तो एक है, यानी कि 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 32। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग में मोलर की संख्या बताइए, तो आपका डेंटल फॉर्मूला में मोलर हाफ सेक्शन में कितना है? 3। और लोअर सेक्शन में भी कितना होगा? 3। तो 3 3 6 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोलर का कितना हो जाएगा? 12। ऐसा नहीं है कि डेंटल फॉर्मूला जो यहां बता रहा है, अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी डेंटल फॉर्मूला लोगे तो सेम चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने आपको कुत्ते का डेंटल फॉर्मूला दिया और आपसे पूछा कि उसमें इस टीथ की संख्या बताइए, तो आप डेंटल फॉर्मूला से आसानी से काउंट कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि ह्यूमन एडल्ट में इंसीजर्स के टोटल कितने नंबर है, तो इस हाफ सेक्शन में 2 और यहाँ 2 2 2 4 और 4 इंटू 2 8। कितने हुए बाबू? 8। अब हम देखते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन बीइंग डाइफायोडोंट है, इसके पूरे लाइफ स्पैन में 2 सेट होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो इस एडल्ट ह्यूमन बीइंग के इस डेंटल फॉर्मूला को हम कौन सा कह सकते हैं? परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला। अब हम मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है 2102 2102, यानी कि इस सेक्शन में ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ, ये हाफ सेक्शन और ये इसका हाफ सेक्शन। तो यहां आपको मिलेंगे 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, एक भी प्री मोलर नहीं और 2 मोलर। और लोअर जॉ में भी सेम कंडीशन। सबसे पहले टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं तो 2 1 3 3 2 5 5 ऊपर और 5 नीचे, यानी 10 और 10 इंटू 2 यानी 20। मिल्क टीथ की संख्या कितना होता है? 20। अगर आपसे कोई पूछे कि मिल्क टीथ में प्री मोलर की संख्या बताइए, तो मिल्क टीथ में प्री मोलर होता है क्या? नहीं होता है, यानी कि मिल्क टीथ में प्री मोलर नहीं होता है। और आपके पूरे लाइफ स्पैन में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ये प्री मोलर मिल्क टीथ में है? नहीं है, लेकिन ये प्री मोलर परमानेंट टीथ में तो है ना। तो अगर अब हम आपसे पूछें कि यह प्री मोलर आपके पूरे लाइफ स्पैन में कितने बार आए, तो आप क्या कहोगे कि सर 1 बार आए। तो जो पूरे लाइफ स्पैन में 1 बार आने की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोफायोडोंट। और मैंने मोनोफायोडोंट में एग्जांपल किसका लिया था? प्री मोलर का। अब समझ में आया? अब जरा यहां गौर कीजिए कि मिल्क टीथ में मोलर की संख्या 2 है। क्या है? 2 है। लेकिन परमानेंट टीथ में मोलर की संख्या क्या है? 3 है। यानी कि यहां भी जो 1 मोलर है वो मिल्क टीथ में प्रेजेंट नहीं होता है, पूरे लाइफ स्पैन में 1 ही बार आता है। तो ये भी किसका कंडीशन हुआ? मोनोफायोडोंट का। तो अब आपको समझ में आया कि प्री मोलर और लास्ट मोलर को हम लोग मोनोफायोडोंट में क्यों कंसीडर किए थे। तो यह हुआ बाबू आपका डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ और यह हुआ डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। और आप समझ ही गए होंगे कि डेंटल फॉर्मूला हम किसको कहते हैं। अगर मान लो अब आप डेंटल फॉर्मूला को देखें
और डेंटल फार्मूला के अनुसार आप जाने की टीथ की संख्या कितना है 32। अब लगे आप अपने टीथ को काउंट करने, और जब आप काउंट करोगे तो आप में से मैक्सिमम लोग की टीथ की संख्या आएगी बाबू 28। कितना आएगा 28। अब आप कहोगे कि सर एडल्ट ह्यूमन बीइंग की टीथ की संख्या डेंटल फार्मूला के अनुसार 32 होनी चाहिए, हमारा तो 28 ही है, तो क्या हम एडल्ट नहीं हुए अभी तक, या डेंटल फार्मूला सही नहीं है? तो आपकी दोनों सोच गलत है। आप एडल्ट भी 10th क्लास में पहुंच गए हो तो एडल्ट भी हो चुके हो, और डेंटल फार्मूला भी सही है। तो आप पूछोगे कि सर तब दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत यह लास्ट मोलर टूथ में है। मोलर टूथ की संख्या कितना है बाबू 3, यानी कि इस हाफ में मोलर टूथ 3, इस हाफ में भी 3, इस हाफ में भी 3 और इस हाफ में भी 3। दिक्कत कहाँ है? लास्ट मोलर टूथ में। तो यह जो लास्ट मोलर टूथ होता है, इस लास्ट मोलर टूथ को हम विजडम टूथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टूथ। और आप लोगों के 10th क्लास की चूंकि यह बायोलॉजी चल रही है तो उम्मीद करते हैं 10th क्लास का ही स्टूडेंट देख रहा होगा, तो आपके माउथ में जो टीथ का सेट है उसमें विजडम टूथ नहीं होगा। अब विजडम टूथ का नाम विजडम है तो ऐसा मत समझ लेना कि इस टूथ का विजडम यानी हमारे बुद्धिमानी के साथ कोई रिलेशन है, और यह समझ के यह मत सोच लेना कि चूंकि हमारे में विजडम टूथ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम बुद्धिमान नहीं हैं। ऐसा नहीं है। विजडम टूथ का नाम विजडम टूथ इसलिए है बाबू क्योंकि यह आता है 17 to 25 ईयर्स, 17 से 25 साल के उम्र में यह विजडम टूथ आता है। और उम्मीद किया जा सकता है कि 17 से 25 साल की उम्र में एक बंदा बुद्धिमान हो ही चुका होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास विजडम टूथ है वो बुद्धिमान है, जिसके पास विजडम टूथ नहीं है वो बुद्धिमान नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास विजडम टूथ तो है लेकिन बुद्धिमानी जैसी कोई बात नहीं होगी, और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत बुद्धिमान होंगे लेकिन उनके पास विजडम टूथ नहीं होगा। तो यह जो लास्ट मोलर टूथ होता है इसको हम क्या कहते हैं? विजडम टूथ। तो यहाँ लास्ट मोलर टूथ 1, यहाँ भी लास्ट मोलर टूथ 1, यहाँ भी इस सेक्शन में भी 1 और इस सेक्शन में भी 1। टोटल विजडम टूथ की संख्या कितना होगा बाबू? 4, यानी कि अभी आपका कितना है 28, इसमें 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32। डेंटल फार्मूला के हिसाब से आया। मैं क्यों कहा कि आप में यह विजडम टूथ नहीं होगा? क्योंकि आपकी एज अभी 17 से 25 के बीच में नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग यह समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही बाबू। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टूथ का सेकंड यूनिट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, और उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट यानी कि फेरिंक्स।